पहला और अंतिम, शिक्षित कर दीजिए, गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि जो शिक्षित हो जाएगा और रास्ता ढूंढ ही लेगा कि कैसे हम अपना जीवन यापन कर लें। मैं अपना उदाहरण लोगों को देता हूँ। मैं बहुत निर्धन परिवार में मेरा जन्म हुआ था और सब भाइयों में अकेले मैं पढ़ गया, आईटी से पढ़ लिया तो सारे भाइयों के बच्चों को भी पढ़ा लिया और आज पूरा खानदान ही जो है सो योग्य हो गया है। अब अमीर कहे जाने लगे हैं, क्योंकि अमीर हम लोग हो भी गए हैं। अमीर ही नहीं कहे जाने लगे हैं। आपके जो शपथ पत्र है आप उसमें सबसे, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो विषय नहीं है कि अमीरी का आलम क्या है, उससे मतलब नहीं है। मेरे कहने मतलब निर्धन तो नहीं है, और उसको उस निर्धनता को दूर करने के लिए मेरे पास एक ही अस्त्र था, वो था शिक्षा। तो ये अस्त्र सारे बच्चों को क्यों न मिले, बिहार के सारे बच्चों को, बिहार के सारे बच्चे अमीर क्यों ना बने, अमीरों के बच्चे ही अमीर क्यों बने। आज जिसके पास संसाधन है वो दूसरे राज्यों में भेजकर, शहरों में भेजकर अपने बच्चों को पढ़ा लेता है। 10% ऐसे लोग हैं, 10% बिहारी पढ़ रहे हैं तो देश के 40% जिलों में जाइएगा ना तो वहाँ का डीएम या एसपी बिहारी मिलेगा। सिर्फ 10% पढ़ रहे हैं। अगर 100% पढ़ लें तो क्या होगा। 100% को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो बिहार तो पुनः चला जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो बिहार का इतिहास है। और जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे भारत का, तो पहला 1000 साल बिहार का ही है। इसके बाद बिहार से बाहर निकलता है, दिल्ली सल्तनत की तरफ भागता है मेडिवल में, लेकिन उसके पहले का जो भी हो बिहार का ही है। तो बिहार तो हमेशा से गौरवशाली रहा है। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक, उसके पहले चाणक्य, क्या क्या बिहार ने दिया। बिहार ने गौतम बुद्ध दिया, बिहार ने महावीर दिया, बिहार ने गुरु गोविंद सिंह दिया, क्या नहीं दिया बिहार ने। बिहार तो हमेशा आर्यभट्ट दिया। तो बिहार के पास वो क्षमता है कि फिर वैसे वैसे महापुरुषों को दिखाए, लेकिन उसके लिए सबसे आवश्यक है वो है शिक्षा। सस्ता जी, आप बहुत बड़ी बात कहे आपने कि बिहार, हर यदि देश में चले जाइए तो जितने ज़िले हैं उसमें 10 डीएम मिल जाएगा, और वास्तव में सच्चाई, हम लोग भी घूमते हैं तो। लेकिन जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, उस पर भी आपने बात की। लड़के जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आईआईटी मेडिकल में निकालना चाहते हैं, वो बिहार से बाहर जाके कोचिंग की तैयारी करते हैं। कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि वो सुविधाएँ बिहार में ही क्यों नहीं की जा सकती हैं? जैसे कोटा बच्चे जाते हैं, आईएएस की तैयारी करनी है तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह के पढ़ते हैं। यदि वो पटना में रह के पढ़ें, अपने गया में, मुजफ्फरपुर में रह के उस तरीके की संस्थाएं यदि यहाँ आएँ तो ज़्यादा उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। वो संस्थाएं यहाँ पर क्यों आएँ और अमीरों के बच्चे ही क्यों पढ़ें? क्या कोटा या जो भी आप बता रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट सस्ते होते हैं क्या? महंगे होते हैं। तो गरीबों के बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे वहाँ पर। मैं कहता हूँ कि अपने गाँव में ही सुविधा क्यों ना उपलब्ध हो, क्या रुकता है जी? आज जो हर गांव के स्कूल को उत्क्रमित करके हर पंचायत में आपने हायर सेकेंडरी बना दिया, किसने बनाया? आपको पता नहीं है कि उसके पास ना भवन है और ना शिक्षक है, तो आप फॉर्में भरने का अधिकार दिए उसको कि बच्चे फॉर्म भरें और जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ें। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ने के लायक है वो फेल फाल होकर जाकर मजदूरी करे। देखिए, सोची समझी रणनीति है। ये मत समझिए कि वहाँ पर बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, बहुत होशियार लोग बैठे हैं। कैसे चुनाव जीता जाए खूब बढ़िया से पता है। और उसी की रणनीति का एक हिस्सा है कि जो अमीर के बच्चे हों वो पढ़ के पलायन कर जाएं, जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ के पलायन करें, क्योंकि रोजगार के लिए पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और जो गरीब के बच्चे हों वो वोटर यहाँ छोड़ जाएँ, मतलब महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को यहाँ छोड़ जाए और अपने जाकर मजदूरी करें दूसरे कल कारखाने में। तो पूरा सोचा समझा, यही तो होता है। हम महिलाओं के लिए आशा दीदी हैं तो फलाना दीदी है तो चिराना दीदी है, तो आंगनबाड़ी देखी ना कैसे खुल रहा है। एक आंगनबाड़ी से 3-3 लाख रुपये वसूला जा रहा है, तब जाकर आंगनबाड़ी का सेविका का ये मिल रहा है, पद मिल रहा है। और जो 3 लाख रुपये दे के जो आंगनबाड़ी सेविका बने वो क्या करेगा जी? 3 लाख का कमाई नहीं निकालेगा क्या? तो ये सारी बातें जो हो रही है सबके जानकारी में हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप भी तो MLC हैं, क्या किए? कुछ नहीं कर सकता कोई, एक MLC, एक MLA, एक सांसद। सारी पार्टियां, जैसे पहले कबीलों के सरदार हुआ करते थे, अब वही तय करते थे कबीला में कौन कपड़ा पहनेगा, कौन नंगा रहेगा, इतना तक तय कर देते थे। उसी तरह से बाद में देखिएगा बॉलीवुड के फिल्मों में मुगाम्बो टाइप के बॉस आने लगे, उन्हीं को खुश करने में पूरा उनका कुनबा लगा रहता था, बॉस खुश हुआ। अब देखा होगा फिल्म में डायलॉग भी था, मुगाम्बो खुश हुआ। तो सारे पार्टियों के ऊपर एक मुगाम्बो बैठा हुआ है, वो मुगाम्बो जो चाहता है वही पार्टी में होता है। और उसी को खुश करने के लिए वो चाहे पदाधिकारी हो दल के, या विधायक हो, या सांसद हो, या विधान पार्षद हो, उस सबको एक ही काम करना है, कैसे मुगाम्बो को खुश कर दें।
तो मुकामों को खुश करने में लगे रहेंगे तो कहाँ से काम करेंगे। ठीक है, आज मैं निर्दलीय हूँ, अकेला हूँ, बहुत कुछ करने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन जब मैं जो पार्टी पावर में थी उस पार्टी का भी विधायक था तो कुछ करने की स्थिति में नहीं था। वो कि बहुत सुनने को तैयार नहीं था, मोगम्बो सुनने को तैयार नहीं था। मुकामों तो ही थे ना जो आज भी हैं, तो सुनते थे क्या हम लोग की बात? सदन चलता है क्या? सदन में बात करने दी जाती है क्या? अब पार्टी के अंदर कोई बात उठाते हैं तो तुरंत आपको इतना बड़ा लेटर मिल जाता है, अनुशासन तोड़ने का लेटर, कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो कार्रवाई कर भी दी गई मेरे सस्ता जी। ठीक है, उस समय जब आप मान लीजिए पार्टी में भी थे, मोगम्बो जो है वो काम करने नहीं देता था, तो आज मोगम्बो क्या शिथिल पड़ गया है क्या? हर काम आज हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है? देख लीजिए, जो आपने अभी कहा कि आपराधिक छूट रहे हैं, तो क्या उस मोगम्बो के भी कहने की ना, मोगम्बो के पीछे भी कोई जो है? नहीं, देखिए आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं कहा हर पार्टी के ऊपर एक मोगम्बो बैठा हुआ है, तो मोगम्बो खुश हो ही रहा है ना अपराधी को छुड़वाकर। वो चाहे आरजेडी का मोगम्बो हो, चाहे जेडीयू का मोगम्बो हो, चाहे CPI-ML का मोगम्बो हो, चाहे जिसका मोगम्बो हो, ये सारे मोगम्बो ही खुश हो रहे हैं। आपको किसी से मतलब नहीं, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई विधान पार्षद अपनी बात तक उन मोगम्बो तक नहीं पहुँचा सकता। एक बार अगर बात कटु बोल दिया ना तो अगली बार से उसको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता है, अगली बार से अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकते हैं। मिलेंगे तब ना बात रखिएगा अपनी, और उसके बाद आपका टिकट काट दिया जाता है। सस्ता जी, अंतिम सवाल एक पूछेंगे। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे, बहुत ही पढ़े लिखे एक तरह से कह लीजिए। दूसरी बात की जो पद यात्रा में वो जो कह रहे हैं लोग, छोटा सा ही समूह हो जो उनसे लोग मिल रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्या जो प्रशांत किशोर ने जो सपना देखा है, और जो आपने अभी बात की कि 1000 पुराना इतिहास जो बिहार का, तो क्या ये यदि बिहार के लोग प्रशांत किशोर की बातों का समर्थन कर दें और ये वोट बैंक में ये लोग बदल जाएं, तो क्या वो बिहार फिर से बदल सकता है, अपने वो गौरव हासिल कर? देखिए, पहली बात आप समझिए जनसुराज की सोच क्या है। जनसुराज के नाम से ही समझ गए होंगे कि जनता का सुंदर राज। स्वराज की बात नहीं, सुराज की बात हो रही है। स्वराज तो हमको मिल गया, लेकिन सुराज नहीं मिला। तो जनता द्वारा सुंदर राज, जो जनतंत्र की जो परिकल्पना है वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो यहाँ पर बाय द पीपल तो है ना, ऑफ है ना फॉर है, क्योंकि एक ऐसा तरीका बना लिया गया है कि बाय द पीपल के समय लोग जाके अपनी जात देखकर वोट कर लेते हैं, अपना मजहब देखकर वोट कर लेते हैं, किसी के डर से किसी को, मुसलमान जो है बीजेपी ना जीत जाए इसलिए वोट करते हैं, फॉरवर्ड जो है वो लालू जी ना जीत जाए इससे जाकर बीजेपी को वोट करते हैं, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बाय द पीपल को भी ट्वीक कर लिया गया है कि लोग कैसे वोट करेंगे, और फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होने की भी जरूरत नहीं जाती है। तो जनतंत्र की जो सबसे मूल परिभाषा है कि जनता द्वारा सुंदर राज हो, तो हम लोग यही पहुंचा रहे हैं कि भाई आप असली मुद्दों पर आइए। थोड़ी समय के लिए जाति भूल जाइए, मजहब भूल जाइए, कहाँ और क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर मत देखिए। आप अपने बच्चे को देखिए, उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए, और उसके लिए क्या करना जरूरी है उस पर वोट कीजिए। जाति पर वोट दीजिएगा तो जाति जनगणना मिलेगी, मंदिर पर वोट दीजिएगा तो मंदिर भले 30 साल बाद बन रहा है, बन ही रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कीजिए तो TV खुले चल रहा है। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की कीजिएगा, जब खुलिएगा तो बहुत चल रहा है। जिसके लिए वोट कर रहे हैं मिल रहा है। बबूल बो के आम का फल तो नहीं खा सकते। आप अपने बच्चों की शिक्षा पर कब वोट किए हैं? अपने युवाओं के रोजगार पर कब वोट किए हैं? अपने बीमारों के इलाज पर कब वोट किए हैं? किसानों की बदहाली दूर इस पर कब वोट नहीं किए ना? नहीं किए तो नहीं मिल रहा है। एक बार आप इस पर वोट कीजिए, और इसके लिए जो पुराने सिस्टम में जो लोग पड़े हुए हैं उनको अलग होना पड़ेगा। मुश्किल से 10-20% लोग हैं जो कंटिन्यू करने के योग्य हैं, 80-90% उसमें कचरा भरे पड़े हुए हैं। उन कचरों की सफाई करनी पड़ेगी। और ये कहे कि सारे बिहारी खराब है तो मानने को तैयार नहीं हूँ। कहते हैं 100 में एक तो ठीक होगा। जो सही व्यक्ति है उसको खोज कर बाहर निकालना है। हर गांव से, हर पंचायत से, हर प्रखंड से, हर जिले से हमको अच्छे से अच्छे सही लोगों को जिनकी राजनीति में रुचि है उनको खोज कर बाहर निकालना है। उन्हीं को सांसद बनाना है, उन्हीं को विधान पार्षद विधायक बनाना है, उन्हीं को जिला परिषद का अध्यक्ष और जिला पार्षद बनाना है, उन्हीं को प्रमुख और BDC मेंबर बनाना है, उन्हीं को मुखिया और वार्ड मेंबर बनाना है, और सरपंच और पंच बनवाना है। अच्छे लोग जब नीचे से ऊपर तक रहेंगे और वो राज चलाएंगे तब वो जनता का सुंदर राज होगा। अभी जाति के नाम पर वोट लेकर जो बनते आ रहे हैं वो जाति ही परोसेंगे, और जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेते आए हैं वो हिंदू मुसलमान ही परोसेंगे। ये
पकवान बदलना है, थाली में जो हमारे गिरता है वो बदलना है। थाली में हमारी शिक्षा होगी, थाली में हमारे रोजगार होगा, थाली में हमारे पलायन को रोकना होगा, थाली में हमारे मरीजों का इलाज होगा, थाली में हमारे किसानों की खुशहाली होगी, ये होगा और उस पर वोट गिरेगा। और यही जन स्वराज की परिकल्पना है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई दल नहीं बनाने वाले हैं, सच्चिदानंद राय कोई दल नहीं बनाने वाले हैं। हम लोग तो इस अभियान को खड़ा कर रहे हैं ताकि जो लोग इससे जुड़ें वो अगर उचित समझे उचित समय पर, तब वो एक दल बनाएं और उस दल को हम लोग राह दिखाएं कि कैसे वो अच्छे लोग जीत कर सदन तक जा सकते हैं। जैसे भी हम लोगों ने एक उपचुनाव लड़वाया, बिल्कुल, अफाक अहमद को। अफाक अहमद एक शिक्षक थे, किसान के पुत्र हैं और गुमनाम व्यक्ति थे, कोई बहुत सुनामधन्य नहीं थे। और उनको उनमें हम लोगों ने छाई पाया। हमने समझा कि शिक्षकों के दर्द को समझ सकते हैं क्योंकि स्वयं शिक्षक रहे हैं, ये शिक्षा व्यवस्था को समझ सकते हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की कमियों को ही जानते हैं। तो उनको हम लोगों ने शिक्षकों के प्रतिनिधि बनने के लिए प्रेरित किया। वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रेरित किया और फिर उनके पीछे हम लोगों ने अपनी ताकत लगा दी, अपनी सारी शक्ति लगाकर जितवाया। आज जीते हैं तो जीतने के साथ पहला काम किया हमारे साथ उस दिन, पहले हम लोग पत्र दिए, पत्र देकर शिक्षक के संघों के अध्यक्षों के साथ बैठे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन माने, एक हफ्ते माने, एक महीना माने, एक साल माने। जब वो लोग मान जाएंगे तब शिक्षा की लड़ाई हम शुरू करेंगे उनके नेतृत्व में, क्योंकि वो शिक्षक हैं, शिक्षकों के चुने प्रतिनिधि हैं, तो उनको पता है कि कैसे लड़ाई लड़नी है, किस चीज़ कमी है, कहाँ कहाँ कमी है। निश्चित रूप से डिजाइन करवाने में थोड़ा आंदोलन डिजाइन करने के मास्टर है प्रशांत किशोर, तो उनकी सहायता लेंगे। कुछ चीज़ों को लीड करने में मुझे भी जानकारी है, तो जहाँ लीड करना होगा मैं भी लीड करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी। मीडिया में बात करना है, किसी को वहाँ पर जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, उनके भोजन का ख्याल रखना है, ये सारी बातें आएंगी। जब आएंगी तो तरह तरह के लोग हमारी टीम में हैं, अपना अपना काम उठाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से शिक्षक का नेता एक शिक्षक ही होगा। हम शिक्षक का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, प्रशांत किशोर नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जब रोजगार की बात आएगी तो रोजगार के एक्सपर्ट काम करेंगे, जिस की ज़रूरत पड़ेगी उससे एक्सपर्ट काम करेंगे, कर रहे हैं। हर एक पंचायत पर और हर एक प्रखंड पर और हर एक ज़िले पर हम लोग अपना तैयार कर रहे हैं खाका, कि अगर कभी ऐसा मौका मिला कि सामूहिक प्रयास से सही लोग सत्ता में आ गए तो सही लोग काम क्या करेंगे, कैसे गांव का विकास किया जा सकता है, कैसे गांव की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हर गांव की अलग अलग समस्या है, कहीं बाढ़ की समस्या है, कहीं सुखाड़ की समस्या है, कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं सिंचाई की समस्या है, कहीं छोटे खेत होने की समस्या है, कहीं वगैरह अलग अलग जगह अलग समस्या है, कहीं पुल पुलिया की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं स्कूल की समस्या है, कहीं बिल्डिंग की समस्या है। इन सारी बातों को हम लोग गौर कर रहे हैं, कहते हैं ना, चाल कर निकाल रहे हैं, मत कर निकाल रहे हैं। कमियों को भी निकाल रहे हैं, अच्छाइयों को भी निकाल रहे हैं, अच्छे लोग भी ढूंढ रहे हैं और जो लोग इस लायक नहीं उनको भी चिन्हित कर रहे हैं कि इनको अब सदन नहीं जाने देना है, ये गलत लोग जाकर बिगाड़े, वो सब भी कर रहे हैं। मैं इतना ही बता दूं, बाकी सब बातें आप कर लीजिएगा। मैं जो चल रहा है ना, ऐसा ही अगर चलता रहा तो 2025 में बिहार में आज जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं उसमें से 80% लोग रिटायरमेंट ले लेंगे परमानेंट। आज जो बिहार की राजनीति है और जो चल रहा है बिहार में, 2025 के चुनाव तक 80% लोग जो हैं या तो अपने घरों में बैठ जाएंगे राजनीति छोड़कर, या फिर वो अपना चाल और चरित्र जो है सुधार लेंगे। जैसा कि सच्चिदानंद राय ने कहा कि शिक्षक ही शिक्षकों का नेता बनेगा, क्योंकि वो शिक्षकों के दर्द को पहचानता है। कल भी सच्चिदानंद राय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद शिक्षक संघ के अध्यक्षों के साथ फिर एक मीटिंग है। सच्चिदानंद राय ये चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है, जो एकदम मरणासन पे पड़ी हुई है, उसे जो है फिर से तंदुरुस्त किया जाए कि बिहार शिक्षा के मामले में जैसा था उस गौरव को फिर से प्राप्त कर सके। मैं मनोज चतुर्वेदी, संवाददाता बिहार के।